हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। लद्दाख की सीमा पर चीन ने भारत के खिलाफ विद्रोह किया और भारत ने विजय हासिल की। लेकिन आज से 4-5 महीने पहले ऐसा होता नहीं था। चीन के सैनिक घुसे चले आते थे और हम इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते रह जाते थे। आर्थिक मोर्चे पर चीन जो चाहे अपनी मर्जी से भारत में डंप कर देता था और भारत चुप रहता था। कूटनीति के मोर्चे पर चीन भारत की घेरेबंदी कर रहा था और भारत के मित्र देश भी भारत का खुलकर साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन पिछले 4-5 महीनों में सारी कहानी देखते देखते बदल गई है। आर्थिक मोर्चा हो, सामरिक मोर्चा हो या फिर कूटनीति का मोर्चा हो, इन 3 मोर्चों पर भारत ने चीन से क्या सीखा और चीन को क्या सबक सिखाया, इसका विश्लेषण आज। लद्दाख में एक पेंगोंग झील है। यह झील भारत और चीन के बीच विवाद का विषय बनी हुई है, तनाव का विषय बनी हुई है, कम से कम पिछले 4-5 महीनों से। दरअसल यह झील करीब 135 किलोमीटर लंबी है, बहुत संकरी सी झील है। 6 किलोमीटर की इसकी अधिकतम चौड़ाई है। इस 135 किलोमीटर की झील का 45 किलोमीटर हिस्सा ही भारत के हिस्से में आता है, बाकी चीन के हिस्से में आता है। इस झील के उत्तरी भाग की पहाड़ियों पर चीन ने अप्रैल-मई में कब्जा किया था। अगर आप पहाड़ी पर कब्जा कर लें तो आपकी नजरों में दुश्मन के ठिकाने आ जाते हैं। दुश्मन की मूवमेंट पर सीधी नजर आपकी रहती है। चीन ने एक बार फिर दक्षिण की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की। ऐसा करने में चीन अगर कामयाब हो जाता तो पूरी पेंगोंग झील पर उसका कब्जा हो जाता। लेकिन इस बार भारतीय सैनिक चौकस थे, सजग थे, गोला बारूद के साथ थे। टैंक और आर्टिलरी का साथ मिला हुआ था। भारत ने चीन को मात दी और पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। अब पेंगोंग झील के उत्तर में चीन का वर्चस्व है तो दक्षिण में भारत का। अब भारत ये भारत के लिए एक बहुत ही वाटरशेड मूवमेंट है, समझ लीजिए, कि भारत ने चीन को प्रीएम्प्टिव बन के प्रोएक्टिव बन के जवाब दिया है। अब उससे यह है कि चीन भी ये नहीं समझ पाया, चीन को भी ये ध्यान आएगा कि भारत के साथ लड़ाई मोल लेना है, भारत के साथ झगड़ा करना अपनी पुरानी नीति के तहत फायदे का सौदा नहीं है। इसीलिए शायद चीन ये सीख, और ये चीन की चाल थी जिसको भारत ने उसी पे आजमाई। कुल मिलाकर भारतीय सेना में नया आत्मविश्वास आया है और यहां भी भारत ने चीन से बहुत कुछ सीखा है। मुंह अंधेरे चुपके से धीरे धीरे चले आओ, 4 कदम आगे बढ़ो, पीछे हटना है तो सिर्फ 2 ही कदम पीछे हटो। इंच दर इंच कब्जा करो, पक्के बंकर बनाओ, पक्की सड़कें बनाओ, पक्का हेलीपैड बनाओ, हवाई पट्टियां बिछा दो। भारत भी चीन से यह सब सीख गया है और भारत भी चीन से लगती 3800 किलोमीटर की सीमा पर यही सब कर रहा है। सड़कें भी बन रही हैं और हवाई पट्टियां भी। आज हम चीन को चौंका रहे हैं। यह सब हमारी नई सामरिक नीति का हिस्सा है, लेकिन इस नीति पर अमल करना चीन ने ही हमें सिखाया है। भारत और चीन के बीच ब्रिगेडियर स्तर की कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत अब अड़ना सीख गया है। भारत अपनी शर्तों को मजबूती के साथ बातचीत की टेबल पर रखने लगा। चीन ने, जैसे लेनिन की पॉलिसी थी 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, इनकी उल्टी है और वो ये है कि 1 स्टेप बैकवर्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड। तो अब भारत ने उनका जो सरप्राइज एलिमेंट है उसको अच्छी तरह समझ लिया। भारत ने जिसको कहते हैं कॉल द ब्लफ, तो ब्लफ कर दिया। लेकिन उसके अलावा हम चाहते हैं शांति, और शांति जो है उसके लिए डायलॉग बहुत जरूरी है, डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक और उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक
भारत और चीन की सीमा पर 24 यानी 2 दर्जन ऐसे स्थान हैं जहां चीन घुसपैठ की कोशिश करता रहा है। ताजा मामला लद्दाख का है। पिछले 4 महीने से पूर्वी लद्दाख से सटी हुई एलएसी पर जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है, वो 826 किलोमीटर लंबी एलएसी इसी लेह लद्दाख के अंतर्गत आती है। और हकीकत यह है कि इस वक्त एलएसी पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। चीन ने पहली बार भारत को खुले तौर से युद्ध की धमकी दी है, लेकिन चीन शायद ये भूल गया है कि इन बंजर पहाड़ों में भारतीय सेना के वो टैंक भी तैनात हैं जो कि आग उगलने के लिए तैयार है। लद्दाख के अक्साई चिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन अपना दावा जताता रहा है। 1962 में तो भारत और चीन के युद्ध के मूल अरुणाचल प्रदेश ही बना था, जो उस समय नेफा कहलाया करता था। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में तवांग शहर है, जो एक वक्त था जब तिब्बत की गर्मियों की राजधानी हुआ करता था। चीन की तवांग पर तभी से नजर है। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हूँ और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर तवांग को अरुणाचल प्रदेश से अलग करने की मांग उठने लगी है। तवांग रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि ये तिब्बत के बेहद नजदीक है। लेकिन चीन की तवांग पर पिछले कई सालों से नजर रही है। इसके अलावा उत्तराखंड की सीमा पर भी चीन की कुछ ऐसे हिस्सों पर नजर है जो सामरिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। यहां भी चीन घुसपैठ की कोशिश करता रहा है। चीन की शय पर नेपाल भारत पर आंखें तरेर रहा है, लेकिन शायद नेपाल ये नहीं जानता कि ये भारत 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। सैन्य तैयारियां हो चुकी हैं माकूल जवाब देने की, और नेपाल अगर चाइना के भरोसे रहता है तो नेपाल को भी मुंह की खानी पड़ेगी। हम एक एक चरण आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड के धारचूला में नेपाल को जवाब देने की तैयारियां हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो पुल, जहां से काली नदी के ऊपर का ये पुल है, जहां से नेपाल के लोग भारत में आते हैं धारचूला के इस पुल के माध्यम से, जो जिला पिथौरागढ़ में आता है। इस पुल के दूसरी तरफ जो आप देखेंगे वो नेपाल है, वो सारे मकान, वो सारी जगह नेपाल की है, और वहां से यहाँ आना जाना लगा रहता था। लेकिन फिलहाल इस पुल को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। अब नेपाल का कोई भी नागरिक जो बड़े आराम से टहलते हुए पुल पार करके भारत में दाखिल हो जाता था, वो फिलहाल धारचूला इलाके से नहीं कर पाएगा। तो ये जवाब देने के क्रम में ही भारत की तैयारियां हैं। पिथौरागढ़ प्रशासन ने इस तरह के कुछ कदम उठाए हुए हैं। इसके अलावा सैन्य तैयारियां अलग चल रही हैं, जहां काला पानी जो इलाका है, जहां पर नेपाल बॉर्डर तक सड़क बनाने की तैयारी कर रहा है और चीन उसमें उसकी मदद कर रहा है, वहां पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी तरह की अगर गतिविधि हो तो उसका पूरा जवाब दिया जाए, डट कर मुकाबला किया जाएगा, क्योंकि इस बार भारत 1962 का भारत नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 5 गुना ज्यादा है। इस समय भारत की विकास दर 0 से 24% नीचे है, जबकि चीन की विकास दर करीब 3-3.5% है। ऐसे में सवाल उठता है कि आर्थिक मोर्चे पर भला भारत चीन को कैसे चोट दे सकता है। प्रधानमंत्री मन की बात में खिलौनों की बात कर रहे हैं। खिलौनों का दुनिया भर में 7 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है। भारत में ये करीब 12,000 करोड़ का है। प्रधानमंत्री मोदी प्रतीकों के रूप में खिलौनों की बात कर रहे हैं, जो एक लंबी लड़ाई का जरूरी शुरुआती हिस्सा है। अब आप सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। भारत ने चीन के 118 ऐप्स पर रोक लगाई है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। रेलवे और सड़क से जुड़े कुछ टेंडर चीनी कंपनियों को देने से इनकार कर दिया है। चीन से भारत अब पावर क्षेत्र के उपकरण भी आयात नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि चीन को टक्कर देने के लिए वोकल फॉर लोकल की बात की जा रही है। आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए।
सर, किस तरीके से आप लोग चाइनीज जो खिलौने हैं उसका मुकाबला कर पाएंगे? हम अपने जो टॉयज यहाँ पे बन रहे हैं, सरकार से टॉयज के ऊपर एक पॉलिसी बनवाने की हमने प्रार्थना करी है, जिसमें यूपी सरकार ने सबसे बड़ी पहल की है। केंद्र सरकार भी इसके लिए काम कर रही है और इसके साथ साथ एक हमें 100 एकड़ का प्लॉट भी हमें दिया है, जहाँ पे केवल और केवल टॉय इंडस्ट्री वहाँ पे रहेंगी। उसके अंदर एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर हमें बना के दिया जा रहा है, जिसके अंदर हम वहाँ पे जो महंगी मशीनें हैं उनको हम वहाँ पे लगाएंगे और सब मिलजुल के उस पर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जो लागत है वो कम होगी और हमारा टॉयज भी सस्ता बनेगा। दवा के क्षेत्र में भारत चीन पर निर्भर है, चाहे वो बल्क ड्रग्स हो, जेनेरिक दवाएं हो, साल्ट हो या फिर जीवन रक्षक दवाएं हो। 65 से लेकर 70% दवाएं चीन से ही भारत आयात करता है। एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसका भी करीब 70-85% भारत में आयात होता है चीन से। पैरासीटामोल की बात अगर है तो 100% पैरासीटामोल करीब चीन से ही आता है। लेकिन अब भारत अपनी नई दवा नीति बना रहा है। 7,000 करोड़ रुपए की एक योजना बनाई गई है, जिसे PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम नाम दिया गया है। इसके तहत 41 तरह के बल्क ड्रग्स भारत में ही बनाए जाएंगे। भारत सरकार ऐसी दवा कंपनियों को उनके सालाना टर्नओवर का 20% नकद भुगतान करेगी। ये जो नई दवा कंपनी है, भारत के दवा कंपनी निर्माताओं ने इसका स्वागत किया है। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अब बड़ा सवाल उठता है कि भारत और चीन के रिश्ते क्या इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बयानों पर नजर डाली जाए तो ऐसा लगता नहीं है बीच का रास्ता निकल सकता है, ऐसे दोनों देशों के विदेश मंत्रियों को लगता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत और चीन सह अस्तित्व की भावना के साथ रह सकते हैं। उन्होंने एशिया के 2 सुपर पावर के बीच सह अस्तित्व के समझौते की बात की है। जयशंकर का कहना है कि अगर 2 देश हैं, 2 समाज हैं, 100 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि दोनों के बीच किसी तरह की आपसी अंडरस्टैंडिंग हो, सामंजस्य हो। अपनी नई किताब द इंडिया वे में भी जयशंकर ने इसी बात पर विस्तार से लिखा है। उधर चीन के विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि जरूरी नहीं है कि ड्रैगन और हाथी आपस में लड़ते रहें, हाथी और ड्रैगन मिलकर डांस भी कर सकते हैं। उनका आगे कहना है कि 1 और 1 हमेशा 2 नहीं होते, ये 11 भी हो सकते हैं। वांग का कहना है कि सीमा का भी सीमांकन नहीं होने के कारण वहां समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। दोनों देशों को ध्यान रखना होगा कि आपसी मतभेद कहीं विवाद की शक्ल ना ले लें। चीन इस बात को भली भांति समझ ले कि भारत एक सक्षम देश है, सशक्त देश है और एक अच्छी लीडरशिप है भारत में, और भारत अब उनकी गिरद धमकियों में है, तब उनको थोड़ा जरा 2 नॉचेस नीचे आना पड़ेगा और वो ये समझें कि एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप का क्या लाभ है। दोनों ड्रैगन हो या एलिफेंट हो, दे कैन डांस टुगेदर, इट इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए चीन को ये समझना होगा कि भारत उसके बराबर का एक देश है और एशिया में और दुनिया में भारत की एक साख है। प्रकृति दोनों की अलग अलग है। हाथी शाकाहारी जीव है जो किसी पर भी बिना किसी प्रोवोकेशन के आक्रमण नहीं करता। ड्रैगन मांसाहारी जीव है, विष छोड़ता है। तो अगर ड्रैगन अपना ये स्वभाव छोड़ दे तो निश्चित ही हाथी और ड्रैगन साथ में डांस कर सकते हैं। और अगर चीन ऐसा कर देता है तो विश्वास माने कि भारत और चीन दोनों मिलकर के दुनिया का रुख बदल सकते हैं। तो आपने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों को सुना। ये बातें देखने सुनने में तो बहुत भली लगती हैं, लेकिन फिर वही मजाज साहब का शेर, बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का संवरना, ये तेरी जुल्फ का पेचो खम नहीं है। हम मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए विषय के साथ, आज ही के दिन शाम 6 बजे। कैमरामैन सुरेंद्र सूरी के साथ विजय विद्रोही, दिल्ली, ABP न्यूज।